जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कईयों बार पेपर में रिपीटेड हुए हैं। वो सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए और हर एक क्वेश्चन का हम बारीकी से डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा पेपर में कोई भी एक क्वेश्चन छूट ना जाए। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम यूनिट के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने आज तक बुक नहीं पढ़ा है तो केवल इन 20 क्वेश्चन को पढ़ के चल जाओगे तो इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरे नेशनल इनकम के यूनिट के 4 हैं, उन चारों के हर एक क्वेश्चन को छांटा है जो पेपर में आए हुए हैं और उन्हीं को मैंने यहाँ लिखा है और इन्हीं क्वेश्चन को आपको मैं बारीकियों से समझाऊंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक और प्रवाह के बीच में अंतर बताएं उदाहरण सहित। तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक किसे कहते हैं और प्रवाह किसे कहते हैं। तो थोड़ी देर बता दे रहा हूँ। स्टॉक चर से हमारे पास उस चर से जो एक निश्चित समय बिंदु मापा जाता है, जबकि प्रवाह से हमारे पास उस चर से जो एक समय अवधि मापा जाता है। यह एक स्थैतिक यानी कि स्थिर अवधारणा है और यह एक गतिशील अवधारणा है। यहाँ तक तो दिक्कत, इसके पास समय काल नहीं होता, इसके पास समय काल होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि 30 तारीख तीसरा महीना 2023 में 30 तारीख तीसरा 2023 में देश में मारुति कारों की संख्या, किसी संख्या कारों की संख्या तो गिन के बता दोगे, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि 2023 में कारों की संख्या। दोस्तों 2023 में पूरे 12 महीने आते हैं, फिर 12 महीने में एक साल होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं और इस 12 महीने में 365 दिन होते हैं। 365 दिनों में कितने कार बन गए हमें क्या मालूम। तो ऐसे में ये प्रवाह जाएगा और ये क्या जाएगा स्टॉक। तो स्टॉक चर से वो होता है जो एक निश्चित समय अवधि मापा जाता है और प्रवाह से कहते हैं जो एक स्टॉक का मतलब से जो एक निश्चित समय बिंदु मापा जाता हो और प्रवाह का मतलब एक निश्चित समय अवधि में मापा जाता हो। तो स्टॉक और प्रवाह में अंतर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझना। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पेपर आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है आपको समझो। कह रहा है कि आय का चक्रीय प्रवाह में फर्म और परिवार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कथन की पुष्टि करें। मतलब आय का जो चक्रीय प्रवाह है ना, उसमें फर्म और परिवार एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ये आपको पुष्टि करना है। तो बिल्कुल निर्भर होते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह में फर्म और परिवार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे? एक तरफ लिख देंगे फर्म और एक तरफ लिख देंगे हम परिवार। अब ध्यान समझना, फर्म जो है, परिवार, देखो परिवार जो है यह फर्म को उत्पादन साधन देगी। क्या देगी? उत्पादन साधन। अब उत्पादन साधन क्या देगी? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये देगा। परिवार जो है फर्म को उत्पादन करने के लिए उत्पादन साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम देगा और उसके बदले में फर्म जो है परिवार के लिए क्या बनाएगा? वस्तु और सेवा बनाएगा। वस्तु और सेवा बनाएगा। अब बताओ एक पल के लिए अगर फर्म ही नहीं, परिवार ही नहीं होगा तो क्या फर्म इसे बना लेगी? या फिर मान लो फर्म ही नहीं होगा तो कब इन वस्तुओं को बना लेगी? नहीं बना पाएगी। तो इस कथन से ये स्पष्ट हो जाता है कि आय के चक्रीय प्रवाह में फर्म और परिवार एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ये वास्तविक प्रवाह का एग्जाम्पल दिया है। वास्तविक प्रवाह, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो फर्म, आय के चक्रीय प्रवाह में परिवार और फर्म जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ध्यान समझना, ये वह क्वेश्चन जो पेपर में कईयों बार आए हैं। तो नींद आ रही हो ना बाबू, तो मेहनत करना, पढ़ना सीख जाओ, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे फिर लौंडियाबाजी करोगे, लड़कियाँ चक्कर करोगे, जिंदगी बर्बाद है। जिंदगी में याद रखना, अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है तो दिल में बस एक बात कहो कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। एकदम दिल में ही ठान लो। और लड़कियों तुम मन लगा के पढ़ो ताकि 12वीं के बाद भी तुम्हारी माँ पूछे ना कि बेटी आगे तेरी शादी करनी है, ये ना कहकर तुमसे ये बोले कि तुझे आगे और पढ़ाना है, पढ़ा लिखा के IAS ऑफिसर बनाना है। इसलिए मेहनत लगा के अभी से क्या कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि लाइफ में सक्सेस मिलेगा तो सब चीज़ मिलेगा, है कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह में अंतर बताइए। तो मैंने ये लिख देते हैं, वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह।
वास्तविक प्रवाह वह प्रवाह होता है जहाँ केवल वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है, वस्तु और सेवा का प्रवाह होता है। जबकि मौद्रिक प्रवाह वह प्रवाह होता है जहाँ पर केवल मुद्रा का प्रवाह होता है। अब यहाँ वस्तु और सेवा का प्रवाह होगा तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, समस्या उत्पन्न होगी, जबकि यहाँ पर बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसे हम भौतिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। कौन से प्रवाह दोस्तों? भौतिक प्रवाह के नाम जानते हैं, जबकि इसे नाम मात्र के प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप पेपर में लिख दोगे फटाफट, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में क्या क्या अंतर है। हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा, बस समझते रहना, ठीक है। और पेपर में अच्छे से लिख के आना ताकि आपके फुल में से फुल मार्क्स आए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में थर्ड की ओर, सॉरी थर्ड तो हो गया, फोर्थ की ओर। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान समझना है। पेपर में ये तो लिखवा लो, कईयों बार आया था, आया है और आता रहेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन आय के बराबर होती है। अब बच्चे के दिमाग से उड़ जाएगा, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया? अरे बाबू ये क्वेश्चन तुम्हारे नेशनल इनकम से ही आया है और कहीं और से नहीं आया है, चैप्टर फर्स्ट से आया है और बच्चा पकड़ा पकड़ा गया, अरे कहाँ से है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में तो कह रहे हैं सर जी क्या बता दिया आपने, हलवा एकदम। समझो क्या कह रहे हैं, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो अब याद कीजिए कि हमारे सिलेबस में टोटल 4 क्षेत्र थे, लेकिन आप कितना कर दिए? 2। पहला फर्म, परिवार, विदेशी और सरकार। सरकार विदेशी क्षेत्र नहीं आ रहे, आ कौन सा है? फर्म और परिवार आ रहा है। तो एक आ रहा है परिवार और एक आ रहा है फर्म, ये 2 तो आ रहे हैं, एक परिवार क्षेत्र और एक फर्म। तो यहाँ तक क्लियर। एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था यहाँ तक में राष्ट्रीय उत्पादन आय के बराबर होता है। तो एक बात है, ये राष्ट्रीय आय उत्पादन के बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए परिवार ने फर्म को उत्पादन के साधन दिए, फिर फर्म ने इसके लिए मतलब वस्तु और सेवा बनाया कि नहीं बनाया? तो जब वस्तु सेवा परिवार के लोग खरीदेंगे, तो इसको पैसा देंगे, पैसे देंगे नहीं देंगे? दूसरा, इसने जो उत्पादन के साधन लिए थे परिवार से, फर्म ने जो उत्पादन के साधन लिए थे परिवार से, उसके लिए भुगतान देगा कि नहीं देगा? भुगतान देगा, जाहिर सी बात है। तो फर्म ने जितना उत्पादन किया इसे हम बोलेंगे, फर्म ने जितनी वस्तु को बनाई इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय उत्पादन। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय उत्पादन। और इसने जितना पैसा कमाया उसे बोलेंगे हम राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। यहाँ तक देखिए कि इसने उत्पादन किया और इसने आय किया। अब ध्यान से देखो, ये आय का और ये उत्पादन का, कि दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा? होगा, क्योंकि परिवार ने फर्म को उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम दिया, इसको लेकर इसने इस्तेमाल करके वस्तु सेवा बनाया। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर परिवार ने इसके वस्तु सेवाओं को खरीदा पैसे से लेकर और उसको पैसे दिया। फिर फर्म ने जो उत्पादन का साधन लिया था भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, वो भी इसके लिए क्या दिया? पैसे दिया और इसके बदले ये चला गया। तो ध्यान से देखा जाए तो फर्म ने जितने वस्तु को उत्पादन किया वो पैसे के बराबर ही तो हुआ। तो राष्ट्रीय आय हमेशा राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है? बराबर होता है। और एक कईयों बार आया पेपर में क्वेश्चन कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय उत्पादन आय के बराबर होता है। अब इसको एक और तरीके से पूछा गया था, बता दे रहा हूँ। एक तरीके से ये पूछा गया था कि बताइए कि आय के चक्रीय प्रवाह में फर्म क्षेत्र और परिवार क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस तरीके से आ गया था, एक दूसरे पर निर्भर होता है। या हाँ, परिवार क्षेत्र का खर्च फर्म क्षेत्र की आय होती है या फर्म क्षेत्र का खर्च परिवार क्षेत्र की आय होती है। तो भी इसका आंसर यही होगा, यही लिख के आना है। पाई चार्ट बनाना है, बिना पाई चार्ट बनाया होगा तो गलत हो जाएगा, 0 नंबर आएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या लिखना था। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर। तो हमारे टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं? टोटल हमारे डिस्कस हो गए 4। 5 क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक सीमा यानी घरेलू सीमा किसे कहते हैं और इसमें किन किन मदों को शामिल किया जाता है? तो बहुत ईजी है। जब भी आपसे कोई पूछे आर्थिक सीमा या फिर घरेलू सीमा किसे कहते हैं तो आप बताओगे घरेलू सीमा से हमारा है जब देश की राजनीतिक सीमा के साथ साथ वह क्षेत्र जोड़ दिया जाए जहाँ से भारत को विदेशों से सुसाधन आय प्राप्त हो रहा हो, उसे हम बोलेंगे देश की आर्थिक सीमा यानी कि घरेलू सीमा। आर्थिक सीमा कैसे बोलोगे? जब देश की राजनीतिक सीमा, ये कौन सीमा है हमारे देश की? राजनीतिक सीमा। क्या राजनीतिक सीमा पूरी है? नहीं, यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह बच गया, यहाँ पे अंडमान और निकोबार बच चुके हैं। तो जब देश की राजनीतिक सीमा के साथ साथ वह क्षेत्र जोड़ दिया जाए जहाँ से विदेशों से सुसाधन आय क्या हो? प्राप्त हो, नफिया प्राप्त हो, तो उसे हम बोलते हैं देश की घरेलू सीमा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसमें किन किन मदों को शामिल किया था? तो आपने बुक में पढ़ा होगा, इसमें टोटल 3
मद आते हैं। पहला, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच देश के सामान्य निवासी द्वारा संचालित जहाज और वायुयान, यानी हमारे देश के जो सामान्य निवासी है ये दुनिया भर में क्या चला रहे हैं, जहाज और वायुयान चला रहे हैं, तो पैसा कमा कहाँ लेंगे, हमारे ही देश में। दूसरा, पेट्रोल निकालने वाले प्राकृतिक यान, तैरने के लिए प्लेटफॉर्म और मछली पकड़ने की नौकाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश के निवासी चला रहे हैं। तो मान लीजिए कि मान लो यहाँ पे पेट्रोल मिल गया और हमारे देश के निवासी यहाँ से पेट्रोल निकाल लिए, या फिर मछलियाँ मिल गई तो मछली पकड़ लिया और उसको ला के कहाँ बेचेंगे, यहाँ बेचेंगे ना। तो पैसा जो कमाएंगे, जितना भी रुपये कमाएंगे वो कहाँ आएगा, भारत में तो आएगा। तो इसे भी कहाँ शामिल किया जाएगा, देश की घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। तीसरा आता है विदेशों में स्थित दूतावास, फिर वाणिज्यिक दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान, तीनों याद रखना। दूतावास, मान लो अगर आपको विदेशों में घूमना हो तो अब जाओगे दूतावास में कांटेक्ट करोगे। मान लो अमेरिका जाना है तो अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे कांटेक्ट करोगे, हमें अमेरिका घूमने के लिए जाना है, तो आपको वीज़ा पासवर्ड दे देगा। फिर आता है वाणिज्यिक दूतावास। अब मान लो आप अमेरिका में शिफ्ट हो गए, हमेशा के लिए वही काम ही करने लग गए, तो काम करने के बाद पैसा जो भेजोगे वो कमर्शियल एम्बेसीज यानी वाणिज्यिक दूतावास के साथ भेजोगे। और तीसरा आता है सैन्य प्रतिष्ठान। सैन्य प्रतिष्ठान का मतलब मिलिट्री बेस एरिया, जहाँ पे लोग मिलिट्री का क्या करते हैं, युद्धाभ्यास करते हैं। तो ध्यान समझना, दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान, इन तीनों को भी घरेलू सीमा में शामिल किया जाता है। नॉर्मल सी बात है कि भारत में जितना पैसा होगा वो भारत का ही होगा, साथ ही साथ भारत के लोग दुनिया में कहीं भी चल जाए और वो कहीं भी पैसा कमा रहे हैं ना और वो भारत में आ रहा है तो भारतीय घरेलू सीमा कैसा होगा, जिसमें तीनों चीज़ मैंने समझा दिया है। तो हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया है कि आर्थिक सीमा किसे कहते हैं और इसमें किन किन मदों को शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन 5 तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, मेरे पेपर में खुद आया था ये। साधन आय और हस्तांतरण आय, कौन सा है, साधन आय और हस्तांतरण आय में अंतर। तो आपको पता होगा कि साधन आय किसे कहते हैं और हस्तांतरण आय किसे कहते हैं। तो साधन आय वह होता है जो हमारे सेवाओं के बदले मिलती है, नहीं जब हम काम करते हैं उसके बदले जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं साधन आय। और हस्तांतरण आय क्या कहते हैं, हस्तांतरण आय वह होती है जो बिना किसी सेवक मिल जाती है। एग्जाम्पल के देख लो, मैं तुम्हें आज यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और तुम यूट्यूब पढ़ रहे हो और आपकी दुआ से आपने क्या करा, कई लोगों को शेयर किया और लोगों ने वीडियो को देखा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद जो मैं पैसा कमाऊंगा, अभी तो फिलहाल तो 100 सब्सक्राइबर पूरे हुए मेरे, कोई तो अगर मान लो कि आपकी दुआ से हो गया चैनल मोनेटाइज, उसके बाद जो पैसा कमाऊंगा कौन सा होगा, साधन आय। क्यों, कि मैंने आपको यहाँ सर्विस दी और उसके बदले में जो मुझे पैसा मिला उसको बोलेंगे साधन आय। तो साधन आय वह होती है जो आपकी सेवाओं के बदले मिलती है, जबकि हस्तांतरण आय वह होती है जो बिना किसी वजह मिल जाती है। ठीक है। दूसरा, इसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय क्या बोलेंगे, और घरेलू आय यानी NDP HFC, इन दोनों में शामिल किया जाता है, जबकि इसे इन दोनों में शामिल नहीं किया जाता। यह एक अर्जित आय अवधारणा है। कौन सी है, अर्जित आय अवधारणा, जबकि ये संप्राप्ति अवधारणा है। अर्जित आय अवधारणा का मतलब खुद से पैसा कमा रहा है, जबकि दूसरे पे डिपेंड रहता है। ठीक है। ये उत्पादन के साधन जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्योग मिलती है, जबकि मुख्यतः सरकार और परिवार देती है। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, किराया, मजदूरी, ब्याज लाभ इसमें आ जाएगा और इसमें आ जाएगा, हाँ इसमें क्या आएगा, किराया, मजदूरी, ब्याज लाभ। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मान लो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उसके जो यूट्यूब चैनल में जो पैसे देगी वो मेरी मजदूरी हुई है कि नहीं। और यहाँ पे समझ लेते हैं जैसे कि छात्रवृत्ति, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, स्कॉलरशिप आ जाएगा, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता। एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं बेरोजगार हूँ, अगर मैं बेरोजगारी वो बना लेता हूँ मनरेगा का, तो मेरे को भी क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो साधन आय, हस्तांतरण आय समझ में आ गया। आप लिखोगे साधन आय वह जो हमारी सेवा को मिलती है और हस्तांतरण वह जो हमें बिना के सेवा को मिल जाती है। और अच्छे से पढ़ना है तो बुक लेके जरूर बैठो, ताकि हाँ साथ साथ बुक लेके बैठो ताकि आप टिक मारते चलो कि हाँ ये टॉपिक है, इसको मैं याद कर लूँगी। और साथ साथ यहाँ समझो कि मैं समझा क्या रहा हूँ, समझते चलोगे, टिक मारते चलोगे तो रात को याद कर लोगे तो हो जाएगा। चाहे आप किसी भी मिड टर्म की एग्जाम की तैयारी करो चाहे फाइनल टर्म की, ये क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा क्योंकि मैंने पूरा बुक का यहाँ पर समझा रखा है। तो क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर, जो मैंने बताया रखा है कि अंतिम वस्तु होती है जिसे या तो हम उपभोग या फिर निवेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तु होती है वह वस्तु होती है जिसे हम आगे उत्पादन में इस्तेमाल करते हैं।
याद रखना कि अंतिम वस्तु के मूल्य में कभी वृद्धि नहीं किया जा सकता है। अंतिम वस्तु सीमा रेखा के बाहर होती है। अंतिम वस्तु फाइनल गुण होती है, इसे हम यूज करके खत्म करने वाले होते हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तु सीमा रेखा के अंदर होती है, इसके मूल्य में वृद्धि किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, परिवार द्वारा खरीदा गया दूध, तो दूध लाएगी, खरीद के खत्म कर देगी। लेकिन वहीं मान लो कि हलवाई द्वारा खरीदा गया दूध है, तो हलवाई तो मिठाइयों में यूज़ करेगा, अब इस मिठाई को बेचेगा, तो कौन सी वस्तु जाएगी? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन 8वां, टिक मार लो, फिक्स क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। अब देखो अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर समझ में आया ना। ठीक इसी के बेस पे उसने नया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आंसर इसका वही लिखना था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है? उदाहरण दे, देख लो कैसे घुमा दिया। क्या एक ही वस्तु अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती हो सकती है? तो बोलोगे हाँ, एक ही वस्तु अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती हो सकती है। डिपेंड करता है कि इसका प्रयोगकर्ता कौन है। प्रयोगकर्ता कौन है? अगर दोस्तों प्रयोगकर्ता एक उपभोक्ता हुआ, कौन हुआ? उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर हुआ, तो वस्तु हमेशा अंतिम होगी, क्योंकि उसको यूज़ करेगा, ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर इसका प्रयोगकर्ता एक उत्पादक हुआ, कौन हुआ? उत्पादक, तो हमेशा वस्तु मध्यवर्ती वस्तु होगी। क्यों होगी मध्यवर्ती वस्तु? तो हमेशा उस वस्तु को खरीदेगा और उसको हमेशा आगे इस्तेमाल करेगा उत्पादन में। उदाहरण के लिए परिवार द्वारा खरीदा गया सिलाई मशीन, तो इसको आपने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन वही सिलाई मशीन एक टेलर खरीदता है, तो उसको क्या करेगा? आगे उत्पादन प्रयोग करेगा। तो एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। अगर 8 तक में कोई भी दिक्कत आया, कहीं भी कठिनाई है तो बताओ, और आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है, इजी लेवल है या हार्ड लेवल है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जो ये भी कई बार 1-2 बार आया है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उपभोग वस्तु किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों उपभोग वस्तु वह वस्तु हुआ जो मानव की इच्छाओं को सीधा संतुष्ट कर दे, ऐसे वस्तु को हम उपभोग वस्तु कहते हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं इसके कितने प्रकार हैं, तो इसके कुल 4 प्रकार हैं। 4 कितने प्रकार हैं? 4। और आपको मैंने क्लास में करवाया भी था, अगर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखो। चलो मैं बता देता हूँ। पहला टिकाऊ वस्तु, दूसरा अर्ध टिकाऊ वस्तु, तीसरा गैर टिकाऊ वस्तु और चौथा सेवाएं। टिकाऊ वस्तु, अटिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु, सेवाएं। अब समझते क्या करके है क्या? टिकाऊ वस्तु वह वस्तु होती है जिनका यूज एक साल से ज़्यादा समय तक किया जा सकता है, जैसे बोर्ड, जैसे आपका कार, फ्रिज, एसी, टीवी। अब आता है अर्ध टिकाऊ। अर्ध टिकाऊ वस्तु वह वस्तु होती है जिनका प्रयोग लगभग एक ही साल होता है, फिर खत्म हो जाती है, जैसे कपड़े, जूते, चप्पल, सैंडल, बर्तन, है कि नहीं, ये सब एक साल इस्तेमाल होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। फिर आता है गैर टिकाऊ वस्तु। गैर टिकाऊ वस्तु वह वस्तु दोस्तों इसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाती है, ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं? गैर टिकाऊ वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल के जितने भी आप गली से बाहर निकलते हो तो चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा, चिल्ली पोटैटो, पता नहीं फलाना ढिमकाना कुछ भी खाते रहते हो, तो सब किस में आ जाएगा? गैर टिकाऊ वस्तु। फेयर लवली, बोरोप्लस, क्रीम, सब किस में आ जाएगा? गैर टिकाऊ वस्तु। क्यों? क्योंकि आपने इसका इस्तेमाल किया और ये खत्म हो गया। क्या फेयर लवली को दोबारा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, क्योंकि आपने ऐसा लपेट लिया और चमक गया, हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो गया। तो जो उपभोग वस्तु 4 होती है, टिकाऊ, अटिकाऊ, गैर टिकाऊ। अच्छा पेपर में क्या लिखना है समझ लो। टिकाऊ वो होती है जो एक साल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लगभग 1 साल इस्तेमाल करते हैं और एक बार करते खत्म हो जाते हैं। अब आता है सर्विस। सर्विस किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। सर्विस वह भौतिक कारक है जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं सर्विस। अब एग्जांपल के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो केवल तुम ही देख रहे हो और तुम ही महसूस कर रहे हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या दूसरा व्यक्ति देख रहा है? क्या दूसरा व्यक्ति महसूस कर रहा है? नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो जाएगा? सेवा हो जाएगा। तो ये उपभोग वस्तु किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? 4। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि उपभोग वस्तु किसे कहते हैं, इसके कुल कितने प्रकार हैं। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु में क्या अंतर है? बहुत ईजी है। उपभोग वस्तु बताया था मैंने कि वह वस्तु होती है जो मानव इच्छाओं को संतुष्ट करे, जबकि पूंजीगत वस्तु वह वस्तु होती है जो मानव इच्छाओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट ना करके अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? संतुष्ट। एग्जाम्पल में कपड़ा पहना तो मैं संतुष्ट हो गया, ये मेरी उपभोग वस्तु हुई, लेकिन ये कपड़ा बना कहाँ? मशीन में बना, तो पूंजीगत वस्तु होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? उपभोग वस्तु जो होती है ये उत्पादन प्रक्रिया में बाधा डालती है। एग्जाम्पल मैंने खरीद लिया, पहन लिया तो उत्पादन खत्म। लेकिन जो पूंजीगत वस्तु होती है लगातार उत्पादन को बढ़ावा देती है। तीसरा इंपॉर्टेंट, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आपका चाय, कपड़ा, कॉफ़ी, कुछ भी दे सकते हो।
खाने पीने वाली जो आप यूज़ करके ख़त्म करते हो। लेकिन पूंजीगत वस्तु में बड़े बड़े मशीन आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको इन 10 क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ, तो मैं आपको समझा सकता हूँ दोबारा से। अगर कोई दिक्कत नहीं आए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 10 तक तो समझ में आ ही गया। अब 10 क्वेश्चन और समझते हैं। टोटल क्वेश्चन आएंगे 20, और इस 20 क्वेश्चन में से बाहर नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा कि वीडियो लॉन्ग है तो छोड़ देते हैं, बाबू बहुत दिक्कतें आएंगी। ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से बनाया है। और अगर आपको इससे बाहर आ गया ना तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आके बता देना कि हाँ सर आपने जो बताया उससे बाहर, इससे बाहर आ गया है, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आएंगे, फर्क बस ये होगा शब्दों का खेल होगा, शब्दों से बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक कब होता है। मतलब ये कह रहा है कि घरेलू आय, कौन सी आय, घरेलू आय, यानी कि NDP-8FC जो है ये राष्ट्रीय आय यानी कि NNP-8FC से अधिक कब होता है। तो दोस्तों घरेलू आय राष्ट्रीय से अधिक कब होगा, जब नफिया ज़्यादा होगा तभी तो अधिक होता है। तो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है इससे अधिक कब होगा। तो ये इससे अधिक तब होगा जब नफिया यानी विदेशों से प्राप्त संसाधन है हमारा ऋणात्मक हो। क्या हो, ऋणात्मक। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घरेलू उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक कब हो सकता है। घरेलू उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन से तब अधिक होगा जब विदेशों से प्राप्त संसाधन है ऋणात्मक हो। खत्म क्वेश्चन। दूसरा, अच्छा इसके एक बार ये भी आया था, अंतर ये पूछा था कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। तो ये एक घरेलू अवधारणा है, ये राष्ट्रीय अवधारणा है। इसमें नफिया शामिल नहीं होता, इसमें नफिया शामिल होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसमें देश के अंदर सभी उत्पादकों को शामिल करते हैं, इसमें देश के साथ साथ विदेशों में से उत्पादकों को शामिल करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आके पूछा जा सकता है। अच्छा अगला यही है, घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर। तो मैंने ही बताया था, घरेलू आय राष्ट्रीय आय में अंतर बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे समझना, क्वेश्चन नंबर 13 आपको घुमा देगा और ये पेपर में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वां में तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि दोहरी गणना की समस्या क्या से आप क्या समझते हो और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो पहली बात कि दोहरी गणना किसे कहते हैं, दोहरी गणना समझो, जब देश के राष्ट्रीय आय गणना करते समय अंतिम वस्तु के साथ साथ मध्यवर्ती वस्तु को भी शामिल कर लेते हैं तो देश के अंदर दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैंने बोला 1 कप चाय की कीमत कितनी है, तो 1 कप चाय की कीमत 20 रुपये मैंने बोल दिया। फिर मैं जोड़ता हूँ, अच्छा मैंने इसमें क्या मिलाया, 10 का दूध, 2 का चाय पत्ती, 2 का चीनी, 2 का इलायची अदरक लहसुन, इलायची अदरक, इन सबको मिला दे कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 10 16 रुपये। तो 16 रुपये मेरी लग गई और मैंने 20 का बेचा, तो टोटल मेरे कितने हो गए 36 रुपये। तो ध्यान देखो ये 36 रुपये मैंने अगर ऐसे जोड़ दिया तो दोहरी गणना की समस्या हुई ना, क्योंकि मैंने चाय मेरी अंतिम मूल्य थी और मैंने इसमें कितने की चो लगाया, इसको मेरा मध्यवर्ती हो गया। तो जब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम अंतिम वस्तु के मूल्य के साथ साथ मध्यवर्ती वस्तु मूल्य को शामिल कर देते हैं तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब इससे बचने के 2 विधि हैं दोस्तों, हमेशा अंतिम मूल्य को शामिल करें। क्या करें, अंतिम मूल्य को ही शामिल करें। दूसरा ये तरीका है कि आप एक मेथड में सिखाया था मूल्य वृद्धि विधि, उसी को शामिल करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। मान लो इसकी कीमत 16 है तो 16 को शामिल करो, अच्छा ये बढ़ गया तो 16 को छोड़ के फिर 20 को शामिल करो। तो इस दूसरा स्टेप क्या है, मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके और पहला अंतिम मूल्य के अंतिम वस्तु के मूल्य को शामिल करके हम दोहरी गणना की समस्या से बच सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गया हमारा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद से कब अधिक हो सकता है, दूसरा घरेलू आय राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, और यहाँ पर 13वां दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हो, इससे बचने के उपाय। यहाँ तक समझ में आ गया ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप ये नहीं कि छोड़ के चले जाओगे, दिक्कतें आएंगी। याद रखना, समुद्र में गिरने से, ये नदियों में गिरने से मौत केवल उसकी होती है, तैरना नहीं होता, समझ रहे हो ना। वरना हर कोई बच सकता है। समुद्र में फेल कौन होता है, एग्जाम में फेल कौन होता है, जो आधी मेहनत नहीं करता, जो आधी पढ़ता नहीं, वो एग्जाम में क्या होता है, फेल होता है। कभी आपने सुना है कि इसे तैरना आता और वो नदी में डूब गया हो? उसी प्रकार से इसे पढ़ना आता है, लिखना आता है, समझना आता है, वो कैसे एग्जाम में फेल हो सकता है। इसलिए अच्छे से पढ़ो, मन लगा पढ़ो और नंबर अच्छे आने चाहिए इस पेपर के अंदर। अगला मूल्य वृद्धि विधि और आय विधि की सावधानियां, तो मैंने क्लास में करवा दिया था, बुक में भी लगा होगा, आप याद कर लेना। इसमें लिख दोगे कि मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं करते, पुरानी वस्तु क्रय विक्रय को शामिल नहीं करते, फिर आगे हस्तांतरण आय को शामिल नहीं करते, आकस्मिक लाभ को शामिल नहीं करते, शेयर बॉन्ड डिबेंचर को शामिल नहीं करते, इन सब को शामिल नहीं करते। और इसके पीछे आपको रीजन देना पड़ेगा, बुक के अंदर है, अच्छे से पढ़ लेना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर। पेपर में फिक्स है, लिखवा लो कि आगे ही आएगा कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है।
ठीक है, तो समझो जो मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आएगा ही आएगा। तो एक तरफ कौन है मौद्रिक जीडीपी और एक तरफ कौन है वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी वह जीडीपी होती है जिसकी गणना करंट टाइम के प्राइस होती है, यानी चालू कीमत के आधार पर होती है। चालू कीमत के आधार पे जब जीडीपी गणना हो तो उसे हम बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी। और जब आधार वर्ष की कीमत के आधार पे, किस पे, आधार वर्ष की कीमत के आधार पे जीडीपी गणना हो तो उसे हम बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कि 2010 के दौरान भारत के अंदर आलू 10 रुपये किलो थे और आलू से जीडीपी निकली है 100, तो 10 गुना 100 कितना हो गया, 1000 हो गया। मौद्रिक जीडीपी वर्तमान में 20 रुपये किलो आलू है और जीडीपी कितनी निकली 100, तो गुना कर देंगे तो 200 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं मौद्रिक जीडीपी, इसे बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी जो होता है ये आर्थिक उन्नति का सही तस्वीर नहीं दर्शाता, आर्थिक उन्नति का वास्तविक रूप नहीं दिखाता, जबकि ये दिखाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना, दो देशों के बीच तुलना, दो देशों के बीच तुलना करनी हो, क्या करनी हो, तुलना, तो ये सही तस्वीर नहीं दिखाता, जबकि यही सही तस्वीर दर्शाता है। तो मौद्रिक जीडीपी किसे कहते हैं, मौद्रिक जीडीपी वह जीडीपी से चालू कीमत के आधार, जब किसी देश की जीडीपी को चालू कीमत के आधार पर गणना किया जाता है उसे मौद्रिक जीडीपी, और जब किसी देश की जीडीपी को आधार वर्षीय कीमत के आधार पर गणना किया जाता है उसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। वास्तविक जीडीपी आर्थिक उन्नति का सही तस्वीर नहीं, वास्तविक जीडीपी आर्थिक उन्नति का सही तस्वीर दर्शाता है, जबकि मौद्रिक नहीं दर्शाता। वास्तविक जीडीपी का अंतर्राष्ट्रीय तुलना की जाती है, जबकि मौद्रिक जीडीपी की तुलना नहीं की जाती है। मौद्रिक जीडीपी कभी दो चीज़ों में बढ़ सकती है, या तो देश के अंदर वस्तु बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा, या फिर उसकी कीमत बढ़ जाए तो भी बढ़ जाएगा। लेकिन जो वास्तविक जीडीपी है ये केवल वस्तु बढ़ने के कारण नहीं बढ़ता, कीमत बढ़ने के कारण नहीं बढ़ता। जो हमारा वास्तविक जीडीपी है ये केवल मात्रा और कीमत दोनों बढ़ने से, केवल मात्रा बढ़ने के कारण होता है। जो मौद्रिक जीडीपी है ये दोनों से कारण से बढ़ जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी में अंतर आएगा ही आएगा। तो आपने यहाँ तक कर ही लिया कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है। लास्ट में एक फॉर्मूला भी आता है एक छोटा सा, कि जो मौद्रिक जीडीपी है, कौन सी जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी, उसका फॉर्मूला होता है P इंटू में Q, जबकि जो वास्तविक जीडीपी उसका फॉर्मूला होता है Q0 इंटू में Q1। यानी अभी क्या क्वांटिटी है, पहले क्या थी, इसे गुना कर देंगे तो वास्तविक जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, तो मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन 16 तक 15 तक हो चुका है। अब क्वेश्चन 16 समझते हैं। जीडीपी अब सफाई किसे कहते हैं, उदाहरण से व्याख्या करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब जीडीपी अब सफाई सुनते आपका दिमाग हिल जाएगा। अब सफाई का मतलब यहाँ लिया हुआ है कीमत सूचकांक। अब ये तो पढ़ाई होगा ना आपने, प्राइस इंडेक्स, कीमत सूचकांक। ध्यान समझ, कीमत सूचकांक है क्या। यहाँ बोलोगे जीडीपी अब सफाई हमारा प्राय, जीडीपी ऑफ सफाई हमारा प्राय उससे होता है जो वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के अनुपात को दर्शाए। यानी वास्तविक जीडीपी लिख देता हूँ, वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के अनुपात के प्रतिशत को दर्शाता है। इसी को हम बोलते हैं जीडीपी अब सफायक। अब उदाहरण के लिए मान लो इसकी वैल्यू कुछ रख दो, इसकी वैल्यू कुछ रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा आपको जीडीपी अब सफायक हो जाएगा। तो आपको मेन इसमें डेफिनेशन क्या था, जीडीपी अब सफायक है क्या। तो जीडीपी अब सफायक क्या था, जीडीपी अब सफायक ये वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी के बीच अनुपात के रेशो को दर्शाता है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में से बेहतर कौन है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो मौद्रिक जीडीपी है ये आर्थिक उन्नति का सही तस्वीर नहीं दर्शाता है, लेकिन जो वास्तविक जीडीपी है ये आर्थिक उन्नति का सही तस्वीर दर्शाता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल के साथ बता देना है। तो एग्जाम्पल के टेबल दे रखा है बुक के अंदर, वो याद कर लो, या फिर जो भी मैंने समझाया कि केवल कीमत बढ़ने के कारण मौद्रिक जीडीपी बढ़ जाती है, लेकिन वास्तविक जीडीपी कीमत नहीं मात्रा बढ़ने के कारण बढ़ती है। उस तरीके से एग्जाम्पल दे देना। अगला 18वां, गैर मौद्रिक लेन देन। उदाहरण से बताइए जीडीपी और कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जीडीपी और कल्याण के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, उसे जाकर आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने हर एक टॉपिक जीडीपी और कल्याण के बारे में समझा रखा है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आ गया तो समझा देता हूँ कि गैर मौद्रिक लेन देन क्या है। उदाहरण से बताइए, तो गैर मौद्रिक लेन देन वह बाजारी सौदे हैं जिनका बाजारी मूल्य जाना कठिन होता है, जैसे गृहिणी द्वारा दी गई सेवाएं, किचन, बागवानी। इससे क्या होता है, इससे देश की जीडीपी गिरती है लेकिन कल्याण बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उदाहरण क्या, हमारी मम्मी माताएं बहनें जो हमारे लिए खाना बनाती हैं, क्या उसके लिए हम पैसे देते हैं, नहीं देते, लेकिन उससे हमारी वेलफेयर, स्वास्थ्य स्थिति क्या होती है, बेहतर होती है। तो इससे कल्याण बढ़ता है, जीडीपी नहीं बढ़ता। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
100% लिखवा लो, फाइनल में यही आएगा। और मेरे पेपर में, स्पेशली क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, तो समझना अच्छे से कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आय की असमानता में वृद्धि, किसमें? आय की असमानता में वृद्धि समाज के कल्याण पे किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसने आपसे जीडी नहीं पूछा, इसने पूछा कल्याण पे क्या प्रभाव पड़ती है। ध्यान से समझना, आय की असमानता। तो आय की असमानता कब आती है? आय की असमानता, आय की असमानता कब आती है? जब हमारे देश के अंदर दो वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग होता है और एक गरीब वर्ग होता है। समझो ध्यान से, आय की असमानता से हमारा प्राय जब किसी देश के अंदर अमीर जो है वो और अमीर होता चला जाता है और गरीब जो है वो और ही गरीब होता चला जाता है। इसके कारण देश के अंदर एक आय के कुएं जैसी स्थिति बन जाती है, इसी बोलते हैं आय की असमानता। यहाँ तक समझ आ गया। अब दूसरा पूछ रहा है आपसे, इससे कल्याण पे क्या प्रभाव होता है। तो जब देश के अंदर आय की असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे देश के अंदर कल्याण बहुत ज़्यादा गिर जाता है। क्या गिर जाता है? कल्याण बहुत ज़्यादा गिर जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति वो हर एक भौतिक सुख सुविधाओं को नहीं उठा पाता है जिसको वो उठा चाहता था, तो इससे उसकी कल्याण की स्थिति बहुत ज़्यादा गिर जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीडीपी को कल्याण के सूचक के रूप में माना जाता है, कोई 4 सीमा बताएं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आया भी है। अब समझो क्या कह रहा है। जीडीपी को ना कल्याण सूचक माना जाता है। देखो जीडीपी और कल्याण, इसके ऊपर मैंने अच्छे से एक टॉपिक बना रखा है, उसके अंदर 10-15 क्वेश्चंस भी कराए, हर एक टॉपिक भी समझाया है, बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में समझाया। अगर समझ में वहाँ जाकर जरूर देखें। तो जीडीपी और कल्याण, देखो जीडीपी कल्याण का सूचक है। जाहिर सी बात है, जब किसी देश की जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों के लिए सरकार नीतियाँ लेकर, कार्यक्रम लेकर उसके लिए काम वाम करेगी, तो इससे से कल्याण तो बढ़ेगा। लेकिन एक 4 सीमा ये है कि 4-5 ऐसी परिस्थिति हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि, कीमत में वृद्धि, जीडीपी का वितरण, गैर मौद्रिक विनिमय और बाह्यताएं। ये 5 गतिविधि ऐसी हैं जहाँ पे जीडीपी बढ़ता है तो कल्याण नहीं बढ़ता, और जहाँ कल्याण बढ़ता है तो जीडीपी नहीं बढ़ता। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब या एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का जरिया बनता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।